हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? दो क्लासेस मैंने आपकी ले ली है। फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक्स बातें थी, सेकंड क्लासेस में कुछ और एडवांस बातें थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगा, एडवांसनेस बढ़ती जाएगी, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टू क्लासेस को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर का आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या होता है। आइए एक क्लास और लेते हैं और आपको हेल्प करते हैं इस चैप्टर को समझने में, जिससे कि इसके बाद आप खुद से भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट टू क्लासेस के बाद ही आपने खुद से क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के बाद तो कहने के लिए कुछ बच नहीं आता है, इसके बाद आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए खुद से। आइए जी बच्चों, क्लास नंबर लिखिए थर्ड और फिर ये क्वेश्चन देखिए। क्लास नंबर थर्ड, और देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन, प्लेन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होगा आज, बस हम सॉल्व करेंगे इसको, क्लास नंबर थर्ड को। आप देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, उसको आप भी ध्यान रखिएगा। ये है पेज नंबर 5.8, पेज नंबर 5.8 और है इलस्ट्रेशन नंबर 4। आइए देखिए, आपको क्या बनाना है इसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो आइए देखिए, पर लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिए इसका फॉर्मेट, यहाँ डालता हूँ इसका, यहीं पे लिखता हूँ मैं। हाँ, ये चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें फॉर्मेट के मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई खास फॉर्मेट नहीं है। ये तो अभी अकाउंटेंसी बेसिकली आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आप ये मान लो कि अभी अकाउंटिंग आपका बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है। जो रियल सेंस में अकाउंटिंग है उसको समझने के लिए जिन जिन बातों को समझना होता है, अभी वही बात हम पढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग तो बेसिकली स्टार्ट होगा आपका सिक्स्थ चैप्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, डेबिट एंड क्रेडिट रूल से। और जो सबसे सही मायने में स्टार्ट होगा वो आपका एट्थ चैप्टर से स्टार्ट होगा। अगर सही मायने में कहा जाए तो जहाँ जर्नल एंट्री पास हम करेंगे ना, वहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। लेकिन अभी चलिए, कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ते रहिए, अभी पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन कवर करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीरियल नंबर लिखते हैं। आप भी लिखिए सीरियल नंबर। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शंस। आपको पता है मैं ट्रांजैक्शंस आपको लिखने के लिए कहूँगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर मैंने लिखा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। फिर क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, ट्रांजैक्शन में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और क्योंकि मुझे लिखना तो है नहीं, ट्रांजैक्शन है ये। फिर लिखूँगा मैं यहाँ एसेट्स, ठीक है। फिर एसेट्स इक्वल टू क्या लिखूँगा, एसेट्स इक्वल टू लिखूँगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इतनी बातें हैं। आइए जी, ये आपका है मेन हेडिंग इसका। एक साइड एसेट होगा, एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा, और बीच में क्या होगा, ये इक्वस टू होगा। ये क्या हो गया आपका ट्रांजैक्शंस, ये क्या आपका सीरियल नंबर। ट्रांजैक्शन में तो पता ही है आपको कि सवाल ही उतारना होता है सिर्फ। आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लीजिए, सबसे पहला सीरियल नंबर। ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश व्हाट, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक्स ऑफ ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। ध्यान समझिएगा, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है। एक ही बात को मैं कई बार रिपीट कर कर के बोलता जा रहा हूँ। छोटे बच्चे आप हैं, पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर रिपीट करने का भी एक लिमिट है। मैं कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ? अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर आप घर में खुद से ट्राई नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर आपसे नहीं होने वाला है। आपका तो लक अच्छा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दे रहा हूँ,
तो आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। देखिए ना, राम ने स्टार्ट किया बिज़नेस, तो राम अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो राम से जो पैसा बिज़नेस को मिलता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल। क्या कहलाता है बच्चे, कैपिटल। तो बताओ कितना कैपिटल लेके राम आया, राम बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 कैपिटल से। कितने से स्टार्ट किया, 50,000 से। उस 50,000 में 25, मेरी बात सुन लो फिर उसके बाद जवाब देना, ठीक है। 50,000 में से 25,000 उसका कैश है और 25,000 उसका चेक है, ठीक है। तो कैश का मतलब हो गया कैश, यहाँ कैश लिखो एसेट में, और चेक का मतलब हुआ बैंक, तो यहाँ बैंक लिखो। आपने 25,000 रुपया कैश जमा किया है और 25,000 रुपया अपने बैंक में डाल दिया है, लेकिन ये दोनों पैसे अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, ये अल्टीमेटली पैसे अब बिज़नेस में जाएंगे और ये बिज़नेस में यूज़ होंगे। तो आपने कैश दिया 25,000, बैंक से दिया 25,000, तो दोनों मिला के आपने कितना पैसा लगाया, 50,000। तो कैपिटल कितना हो गया आपका, 50,000। एसेट्स में कैश कितना हुआ, 25,000। बैंक्स कितना हुआ, 25,000। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो मैच है, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ। यस सर। एक और हम लिखेंगे, उसके बाद से हम न्यू ट्रांजैक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कम से कम 2 ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। तो मैं तो लिखूंगा नहीं ट्रांजैक्शन, आपको खुद लिखना है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बताइए कितने का गुड्स परचेज किया आपने, 4,000 का। इसके वजह से क्या हुआ होगा कि आपके बिजनेस में स्टॉक बढ़ गया होगा, और साथ साथ आपने उधार परचेज किया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी कितने से बढ़ गई सर, 4,000 से। और स्टॉक कितने से बढ़ गया सर, 4,000 से। और कुछ सर, कुछ नहीं। यहाँ डैश कर देंगे, यहाँ डैश कर देंगे। अब हम लिखेंगे न्यू ट्रांजैक्शन। क्या लिखेंगे अब, न्यू ट्रांजैक्शन, क्योंकि 2 आइटम्स हो गए ना, तो अब इसको हम प्लस कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम न्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे अब, न्यू इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ न्यू, एन ई लिख देता हूँ शॉर्ट में, एन ई, न्यू इक्वेशन। बताइए क्या हुआ, कैश में आया 25,000, बैंक में आया 25,000, स्टॉक में है 4,000, यहाँ पे कैपिटल में 50,000 और लायबिलिटी में 4,000। अब अगर देखो आप तो आपका मैच कर रहा है, कर रहा है, देखो 54,000 मैच कर रहा है। आइए अब लिखिए थर्ड ट्रांजैक्शंस। थर्ड ट्रांजैक्शंस आप साथ साथ करते जाइए और मीनिंग समझते जाइए। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया और कैश में परचेज किया। भाई बिजनेस करते हो तो गुड्स तो चाहिए ना, बिना गुड्स का बिजनेस कैसे कर पाओगे आप। तो आपने गुड्स परचेज किया और वो भी कैश में परचेज किया। असर क्या पड़ा होगा सर, जितनी बातें समझ में आती है पहले उतना कर लो। सर ये हुआ होगा कि स्टॉक हमारा बढ़ गया, कितने से बढ़ गया बताओ, स्टॉक बढ़ गया 1,000 से, क्योंकि गुड्स परचेज करते हैं तो उसको स्टॉक में डालते हैं। स्टॉक बढ़ गया 1,000 से, मान गए बच्चे, सही बताओ, यस सर। लेकिन आपने इसको उधार परचेज नहीं किया, कैश में परचेज किया है, तो इसकी वजह से आपके कैश भी क्या हुए होंगे, माइनस हो गए होंगे। कितने से, 1,000 से। तो कैश में 1,000 माइनस, स्टॉक में 1,000 प्लस। इधर कोई असर नहीं पड़ा, इधर कोई असर नहीं पड़ा। अब फिर क्या करना पड़ेगा सर, न्यू इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा बच्चे, न्यू इक्वेशन लिख रहे साथ साथ आप, लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब क्या आएगा, 25,000 में से 1,000 गया, 24,000।
आप खुद देखो कि मैं अपने स्वभाव से काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सीख लें बढ़िया से पहले। ये क्या होगा? 25,000। और यहाँ क्या होगा? 5,000। इधर कोई असर पड़ा है क्या? नहीं। ये 50,000 है और ये 4,000। ठीक है जी। अब आइए लिखिए फोर्थ नंबर पे क्या ट्रांजैक्शंस हैं? ट्रांजैक्शंस आपको खुद लिखना है, बिना ट्रांजैक्शन लिखे मत करना। ट्रांजैक्शन लिखना जरूरी होता है, बस ट्रांजैक्शन में वही उतारना होता है जो सवाल में होता है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आप खुद सोचो, आप मुझे बताओ, मैं इस बार खुद नहीं लिखूंगा। फर्नीचर परचेज किया तो क्या क्या असर पड़ा होगा, बताओ, बोलो खुद से, क्या असर पड़ा? बोलो, बोलो ना। फर्नीचर परचेज किया कैश में, गलत हो सही हो कुछ भी बोलो, क्या असर पड़ा? तुम मुझे रिजल्ट मत बताओ, मुझे पहले बताओ असर क्या पड़ा है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश में क्या असर पड़ा, क्या आया क्या गया? बोलो, क्या आया क्या गया? इससे क्या हुआ कि आपका फर्नीचर एक नया एसेट आपके पास आ गया। आप ऊपर जाओगे और यहाँ क्या लिखोगे? प्लस फर्नीचर, प्लस फर्नीचर, एक नया एसेट आ गया। और वो एसेट कितने का आया? 500 रुपीज़ का आया। तो फर्नीचर में क्या होगा? 500 आप प्लस कर दोगे। और क्या हुआ? फर्नीचर आया तो फ्री में तो आया नहीं होगा, किसी ने पैसा लिया होगा आपसे। पैसा लिया तो पैसा चला गया, कैश में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश गया और फर्नीचर आया। बताओ इसमें कौन सी मुश्किल बात थी जो आपको इतना सोचना पड़ रहा है? अब इसको क्या करेंगे हम? प्लस। न्यू इक्वेशन निकालिए इससे। क्या लिखे यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। 23,500, 23,500 प्लस कितना हो गया? ये 25,000 प्लस कितना? 5,000 प्लस कितना? 500। और इधर क्या बच गया? इक्वस टू कितना हो गया? 50,000। और ये कितना हुआ? 4,000। कोई असर पड़ा ही नहीं। आइए फिफ्थ पे, किसी भी जगह से पिकअप करना शुरू करो। नहीं होता तो सेम सवाल को रिपीट करो, सेम लेक्चर को सुनो। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि अब डिफ़िकल्ट हो रहा है कोर्स, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट कोर्स हो जाएगा। फिफ्थ पे आइए, विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक। पहले इसको ढंग से सोचो, हुआ क्या है? आप बैंक गए, बैंक से कैश निकाला और कैश का पर्सनल यूज़ किया। बिजनेस के बैंक से कैश निकाल करके उसका पर्सनल यूज़ किया। क्या ऐड हो जाएगा? आपने कहा डेटर्स ऐड हो जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक में डेटर्स कहाँ लिखा हुआ है? डेटर्स कहाँ है इसमें? कौन से शब्द ऐसा आपको मिला, कौन सा वर्ड ऐसा मिला जहाँ आपने डेटर्स वर्ड का इस्तेमाल किया? क्या विदड्रू मतलब डेटर्स होता है? कैश मतलब डेटर्स होता है? पर्सनल यूज़ मतलब डेटर्स होता है? बैंक मतलब डेटर्स होता है? एब्सोल्युटली नॉट। आपने गलत बोला, टोटली गलत बोला। साफ साफ दिख रहा है कि आप टोटली लॉस्ट हैं। आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं पढ़ा, आराम आराम से रिपीट नहीं किया। डेटर्स तो तब होता है जब हम किसी से उधार परचेज करते हैं। यहाँ ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, तो क्या हुआ सर यहाँ पे? यहाँ आप बिजनेस के बैंक गए और बैंक से क्या निकाल लिया आपने? पैसा निकाल लिया। तो बैंक से पैसा निकालने से बैंक बढ़ता है घटता है? बैंक घटेगा।
तो बैंक से क्या कर दो, 500 माइनस कर दो। अब वो पैसा अगर बिजनेस में आया होता निकल करके तो यहाँ कैश में हम प्लस कर देते। बैंक से निकाल के अगर बिजनेस के काउंटर पे आ गया, बिजनेस के हाथ में आ गया कि चलो बिजनेस का कोई काम आएगा, तो यहाँ प्लस करते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अगर लिखा होता कि बैंक से निकाला और बिजनेस यूज़ किया या ऑफिस यूज़ किया, तो पहले यहाँ निकालते और यहाँ प्लस करते, फिर उसके बाद यूज़ देखते कहाँ हुआ है। लिखा होता कि बैंक से निकाला फॉर ऑफिस यूज़, क्या लिखा होता बच्चे बताओ? बैंक से निकाला फॉर ऑफिस यूज़, तो बैंक से तो माइनस होता ही होता है, यहाँ पे प्लस होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बैंक से तो निकाला लेकिन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ को हम ड्राइंग्स कहते हैं। आप जाकर देखो, आपको जहाँ मैंने टर्म्स के मीनिंग बताए थे उस जगह पे देखना कि पर्सनल यूज़ के लिए क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राइंग करोगे तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। ड्राइंग करने से क्या होगा, कैपिटल कम हो जाता है। अगर पैसा लगाओगे बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ेगा, ड्राइंग करोगे तो कैपिटल कम होगा। मान गए जी? बताओ जल्दी बोलो। मान गए? हाँ, अगर चाहो तो कहीं लिख लो, आप चाहो तो कहीं लिख लो, इफ़ कैश इज विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, लिख लो, इफ़ कैश इज विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ देन इट विल रिड्यूस व्हाट, इट विल रिड्यूस व्हाट, कैपिटल। ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा। अब क्या करना है, अब न्यू क्वेश्चन फिर से, इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर फिर न्यू इक्वेशन है। यहाँ लिखिए न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे आप, 23,500, फिर क्या 24,500, फिर क्या 5,000, फिर क्या 500। इधर क्या करोगे बच्चे बताओ, यहाँ लिखोगे 49,500 और यहाँ क्या 4,000, मैच करेगा। अब एक बात है कि यहाँ पे आपने 500 माइनस नहीं किया, 700 किया है। सॉरी, क्या माइनस किया आपने, 700, तो 700 माइनस करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 24,300 हो जाएगा, और ये 49,300। ठीक है जी, ये मैच कर गया। यस सर, आज पूरा मौका आपको समझने का है। आइए अब लिखिए सिक्स्थ, सिक्स्थ में क्या है, पेड रेंट। आपने रेंट पे किया, बताओ क्या होगा, आपने रेंट पे किया क्या होगा, क्या असर पड़ा होगा, बोलो ना। रेंट पे किया तो क्या पे किया, क्या गया आपके पॉकेट से, आपके पॉकेट से कैश गया, तो कैश में से माइनस होगा कितना, 200 रुपया। रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है। मैंने कल भी कहा था आपसे, कोई भी खर्चा होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, कोई भी लॉसेज होगा, अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस होगा। कोई भी इनकम्स होता है तो क्या करते उसको कैपिटल में प्लस करते। आप चाहो तो कहीं लिख लो इस चीज़ को, ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज, all expenditures and losses will be reduced from the capital and all incomes and profits will be added to the capital। कैपिटल में क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। तो रेंट पेड जो है ना, ये आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेंट पेड बार बार होता है, बार बार होता है, इसलिए इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये रेवेन्यू नेचर का है, इसको एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। यस सर। आइए फिर से क्या करना पड़ेगा, न्यू इक्वेशन, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन लिख करके न्यू इक्वेशन लिखवा रहा है आपसे बार बार, मतलब आधा ज़्यादा टाइम तो लाइन ड्रॉ करने में लग जाता है।
यहाँ क्या लिखे फिर आप, न्यू इक्वेशन 300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500 इक्वल्स टू 49,100 प्लस 4,000। आइए 7th पे अब, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। भाई ध्यान से समझना, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, आपका बैंक जो है ना वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आपका बैंक आपको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। हाँ, तो बैंक जो इंटरेस्ट देता है ना वो कैसे देता है, मान लो कुछ पैसे आपके बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या आपको बुलाती है बैंक क्या कि आ जाओ इंटरेस्ट ले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती है। बैंक आपके अकाउंट में क्या करती है, पैसे बढ़ा देती है, इंटरेस्ट ऐड कर देती है। मतलब इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से सर, 100 रुपीज़, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 100 रुपीज़ से। क्यों जी, बोलो जल्दी से। और ये जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ये बार बार मिलता है, और ये इंसान का इनकम होता है, ये बिज़नेस का इनकम होता है। तो बिज़नेस इनकम को क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस करेंगे, बिजनेस के इनकम को कैपिटल में प्लस करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात करी है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देता, सुनना, अपने पापा से पूछना, अगर बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक वाला पापा को बुलाता नहीं है कि भाई साहब आ जाओ इंटरेस्ट ले जाओ, नहीं, वो उनके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। तो भाई इनकम तो बना आपका, तो आपका इनकम हुआ, तो एक तरफ तो आपकी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा टॉपिक है ना, जो कोई भी बच्चा कहेगा कि हमें एकदम एकदम से समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है, ये करते करते ही समझ में आता है। और मैं एक बार और कहूँगा आपको, अगर थोड़ी बहुत समस्या रह भी जाती है ना, सुनो, आप कोशिश करो पूरा समझने का, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत समस्या बच जाती है तो मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर दूंगा, या मैं रिवाइज़ करने के लिए आपको कहूँगा कब, जब मैं एक बार जर्नल एंट्री पढ़ा दूंगा। उसके बाद देखना फिर कितना अच्छा समझ में आता है। ये जर्नल एंट्री बाद ये सब बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी कि इंटरेस्ट मिला तो बैंक में क्यों प्लस किया, इंटरेस्ट मिला तो कैपिटल में क्यों प्लस किया, ये बातें और भी क्लियर होगी। लेकिन जर्नल एंट्री में तो बहुत टाइम अभी है, तब तक क्या इस चैप्टर को छोड़ दें आप? क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपना दूसरा दिमाग लगा के, बच्चों के पास बहुत दिमाग होता है, लगा के इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत कसक रहेगी तो कसक दूर हो जाएगी बाद में। आइए जी 8th पे आइए, यहाँ क्या लिखेंगे पहले हम, न्यू इक्वेशंस। क्या है, 23,300 प्लस 24,400 प्लस 5,000 प्लस 500, और इधर क्या होगा 49,200, क्या होगा 4,000। अब आपके दिमाग में आता होगा सर आप कह रहे हो कि जर्नल एंट्री जब कर लोगे ना उसके बाद ये समझ में आएगा, तो पहले जर्नल एंट्री करा दो। तो फिर मैं क्या कहूँगा, जब ये चैप्टर करोगे ना तब जाके जर्नल एंट्री समझ में आएगा। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, किसको पहले पढ़ना चाहिए किसको बाद में पढ़ना चाहिए डिसाइड नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बुक ने दे रखा है उसी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत बातें रहती है, हल्की फुल्की कन्फ्यूजन सा रहता है, थोड़ा धुंधला सा रहता है कॉन्सेप्ट, वो आपको जर्नल एंट्री करने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए जी 8th पे आइए अब, 8th पे आइए। 8th क्या कहता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। एट्थ कहता है सोल्ड गुड्स ऑन व्हाट, क्रेडिट। 500 की गुड्स को आपने 700 में बेच दिया। बेटा जान ढंग से समझना पड़ेगा। पहली बात तो देखो कि अगर आप किसी को गुड्स बेचते हो ना, किसी को गुड्स बेचते हो ना, तो आपके बिजनेस से स्टॉक कम हो जाता है। तो स्टॉक कितने से कम होगा बताओ, स्टॉक कितना था तुम्हारे पास, स्टॉक तुम्हारे पास है 4,000,
और बाद में 1000 स्टॉक आपने फिर परचेज़ किया था, 5000 है, तो स्टॉक में से क्या होगा, 500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 500 की स्टॉक आपकी चली गई, 500 माइनस। लेकिन किसी को भी स्टॉक हम बेचेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा भी तो होगा, मुझे फ़ायदा भी होगा। वो फ़ायदा की बात बाद में है। यहाँ मैंने उधार में बेचा है, जिसको हम गुड्स उधार बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको बच्चे, उसको डेटर्स बोलते हैं। जिसको हम गुड्स उधार बेचते हैं उसको हम डेटर्स कहते हैं। यहाँ क्या हुआ है कि हमारा डेटर्स बढ़ गया, कितने से, 500 से बढ़ गया, सॉरी, आपने गुड्स 700 का बेचा है, 500 की गुड्स को आपने कितने का बेचा है, 700 का बेचा है, तो स्टॉक तो 500 से कम हो गया, लेकिन आपका डेटर्स कितने से बढ़ जाएगा, 700 से बढ़ जाएगा। बोलो ना। अरे भाई मेरे पास एक 500 की गुड्स थी, मैंने तुम्हें 700 में बेचा, तो मेरा स्टॉक कितने का चला गया, 500 का, लेकिन मुझे तुमसे आज नहीं तो कल कितने पैसे मिलने वाले हैं, 700, तो मेरा डेटर्स कितना बढ़ गया, 700 से बढ़ गया। बीच में 200 रुपये हमने कमाया, 200 की प्रॉफिट कमाई, और जब कुछ हम कमाते हैं तो उसको कहाँ प्लस करते हैं, बताओ जल्दी बोलो, कैपिटल में सर। जब भी हम कुछ कमाते हैं उसको कैपिटल में प्लस करते हैं, जब भी हम कुछ कमाते हैं उसको कैपिटल में प्लस करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक लाइन, एक वर्ड लिख लो, कहीं भी लिखाता हूँ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखो कहीं पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इट विल अफेक्ट स्टॉक वन हैंड, इट विल अफेक्ट स्टॉक वन हैंड एंड डेटर्स ऑन द अदर हैंड। अगर आपने गुड्स को बेचा है क्रेडिट पे तो एक तरफ ये स्टॉक को अफेक्ट करेगा और दूसरी तरफ किसको अफेक्ट करेगा, डेटर्स को। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी कॉस्ट की गुड्स आपने बेची है उससे स्टॉक क्या होगी, घट जाएगी। एंड डेटर्स विल बी इंक्रीज्ड बाय इट्स सेल वैल्यू, जितने का आपने बेचा है उससे बढ़ जाएगी। तो सेल वैल्यू क्या है, 700 है, स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 500 है, तो फ़ायदा कितने का हुआ है, 200 का। आप पूछ सकते हो अगर सर नुकसान होता तो क्या करते, नुकसान होता तो माइनस कर देते। ये पूरी बात यहाँ तक अभी है, तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी बच्चे। यस सर। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा कॉस्ट से, डेटर्स बढ़ जाएगा सेल वैल्यू से, और जो बीच का फ़ायदा है 200 रुपये का वो आपके कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि सारे फ़ायदे नुकसान अल्टीमेटली कैपिटल में ही फ़ायदा प्लस होता है और नुकसान माइनस होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर से रिपीट करना चाहिए। आइए देखते हैं इसका न्यू क्वेश्चन क्या है। मैंने खिसकाते खिसकाते ना ट्रांजैक्शन तक एंट्री ले आया है, देखते हो नहीं ट्रांजैक्शन तक, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको ट्रांजैक्शन का स्पेस रखना है, ट्रांजैक्शन पूरा पूरा लिखना है आपको। बताइए क्या हो गया यहाँ बच्चे, 23,300 तो है ही है, यहाँ कितना है 24,400, यहाँ कितना है 4,500, यहाँ कितना 500, यहाँ कितना 700 इक्वस टू 49,000 प्लस 4,000। अरे भाई गलत बात, यहाँ 49,400 होगा, 200 प्लस हुआ है ना, 49,400 होगा। ठीक है जी बच्चों, आइए 9th देखिए क्या है। 9th, पे टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पे किया है, पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे करने का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर्स बोलते किसको हैं, जिनसे सामान आपने उधार परचेज किया था, जिससे सामान आपने क्रेडिट पे परचेज किया था। देखो ना 4,000 है वो, क्या इनके पैसे वापस नहीं करोगे, यस सर इनके पैसे वापस करेंगे,
कितने पैसे वापस किए आपने? सिर्फ अभी तक 400 पैसे वापस किए। तो क्रेडिटर्स के से 400 क्या हो जाएगा माइनस। और कहाँ से वापस किए? बैंक से। तो बैंक में भी क्या होगा 400, सॉरी कैश में क्या होगा 400 माइनस। आप कहोगे सर बैंक से क्यों नहीं माइनस किया? अगर यहाँ पे अकाउंट लिखा होता, अकाउंट से पे किया, बैंक से पे किया तो बैंक को माइनस करते। लिखा है पेड टू क्रेडिटर्स, आप कहोगे सर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिटर्स को पे किया कैश में, ऐसा भी लिखा नहीं है। मैं कहूँगा जब कुछ नहीं लिखा होता है ना, तो मान लो कैश पे किया है, पेड टू क्रेडिटर्स में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कैश पे किया। यस सर। अब क्या करें? कुछ ना करें, न्यू इक्वेशन निकालें। न्यू इक्वेशन क्या होगा? 23,000 सॉरी 22,900 प्लस 24,400 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700 इक्वस टू 49,400। अब प्लस क्या हो जाएगा? 3,600। वेरी गुड, ये हो गए आपके न्यू इक्वेशंस। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? नहीं सर। दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ें? अभी तुम बोलते हो नहीं सर, लेकिन फिर तुम मुझे मैसेज करोगे सर समझ नहीं आया। उसका वजह क्या कि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। अभी तक पिछली क्लासेस तक थ्योरी थ्योरी चल रहा था, अब ऐसा नहीं, अब अकाउंटेंसी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे करके, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 10th में आ जाओ। पेड पेटी एक्सपेंसेस, पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है सर? जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, कभी कन्वेंस लगा, कभी कांटे लगा, कभी कुछ लगा, कभी कुछ लगा, वो सारे क्या कहलाते हैं? पेटी एक्सपेंसेस। लेकिन भाई पैसे तो गए, पैसे तो गए, तो पैसे से क्या होंगे? ये माइनस होंगे। 200 का परचेज किया, और मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं। कितनी छोटी सी बात है बताओ। अब कुछ टाइम वेस्ट करना चाहिए इसमें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पे? फिर से नया इक्वेशन बनाना चाहिए। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। देखो न्यू इक्वेशन कितना है, ये हो गया 22,700 प्लस 24,400 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700 इक्वस टू 49,200 प्लस 3,600। मज़ा आ गया, समझ गए? यही आपका न्यू क्वेश्चन बना, और यहीं पे आपका सवाल क्या हो गया? कंप्लीट हुआ, और कुछ नहीं बचा आपको, कंप्लीट हो गया। आज मैंने जानबूझकर टाइम लिया है और कोशिश किया आपको समझाने का। आइए, मैं नोट तो कुछ लिखाया भी हूँ, और कुछ नोट्स बुक में दे रखे हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। कुछ नोट्स बुक में उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए क्या है, पेड रेंट। रेंट पे करोगे तो क्या होगा? कैश को रिड्यूस करेगा, और रेंट एक एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली कहाँ जाता है? एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल को कम कर देगा। मैंने कहा, कह रखा पहले भी आपको, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैपिटल में माइनस होते हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स एंड गेंस होंगे सारे कैपिटल में प्लस होंगे। इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम बैंक, ये वही बात है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और साथ साथ आपकी प्रॉफिट बढ़ गई तो कैपिटल बढ़ गया। जहाँ भी कहीं आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसको आप कैपिटल में इंक्रीज कर देना। स्टॉक विल रिड्यूस बाय 500, जो स्टॉक सेल किया था। डेटर्स इंक्रीज बाय 700, प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। दैट्स इट। जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है वो बातें बुक ने भी एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है जी। इसके बाद थोड़े से कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने सिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बारे में पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो आपको पे कर देना चाहिए था लेकिन आपने पे नहीं किया है, नहीं किया है। तो क्या होगा इसका असर? एक्सपेंडिचर है, इसलिए कैपिटल से माइनस होगा,
और आउटस्टैंडिंग है इसलिए लायबिलिटी में प्लस होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे हम। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने किसी को एडवांस में पे कर दिया तो कैश तो कम होगा ही होगा, कैश तो कम होगा ही होगा, लेकिन अभी तक तो काम आपका हुआ नहीं है, प्रीपेड किया है तो ये आपका एसेट है, इसको क्या करेंगे हम, इसको एसेट में प्लस करेंगे। एक्रूड इनकम सेम ट्रीटमेंट होगा इसका। एक्रूड इनकम मतलब ये हुआ कि जो इनकम आपको मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, तो एक्रूड इनकम तो एक एसेट होगा, एसेट में प्लस होगा, और दूसरी बात ये इनकम है इसलिए कैपिटल में प्लस होगा। लेकिन अगली क्लास में इस पर मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगा, अभी मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि सो दैट कि आप घर में होमवर्क कर सकें। आगे है अर्न इनकम, जो इनकम आपने अर्न किया, अभी तक इनकम अर्न नहीं हुआ है, इनकम रिसीव एडवांस, मतलब आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है। भाई जो पैसा एडवांस में रिसीव की जाती है ना वो लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी और साथ साथ कैश बढ़ जाएगा। इस पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको करने के लिए दिया हुआ है, 6th भी इसी बेसिस पे है, तो 5वां और 6ठा सवाल ट्राई करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में उसको हम फिर दोबारा से बताएंगे। और फिर 7th है 8th है, 7 तो ज़रूर ट्राई कीजिए, 7 तो आप कर ही सकते हो, 7 ट्राई कर सकते हो आप। 8th में थोड़ा बहुत पंगा हो सकता है तो देख लूँगा मैं 8th को, लेकिन 7 ट्राई कीजिए, या इससे पहले जितने क्वेश्चंस करवा चुका हूँ उनको फिर से ट्राई कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब आपकी क्लास में कर दूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, चिंता मत करना। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।